ओके, हेलो बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहिबिटर्स में तो लास्ट लेक्चर में हमने आरएनए और उसके डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उनके फंक्शंस, और लास्ट में जो एस्पेक्ट हमने जो स्टडी किया था वो था टीआरएनए और उसका सबसे कॉमन जो स्ट्रक्चर है दैट इज द क्लोवर लीफ मॉडल। तो यहाँ तक का पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब इसके आगे वैसे तो सेंट्रल डोग्मा के जो इवेंट्स है वो इवेंट्स हमें स्टडी करने हैं, लेकिन उसके पहले और जेनेटिक कोड। अब ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड मतलब इन्हें ही अल्टरनेटली कहा जाता है कोडॉन्स पे, अल्टरनेटली कोडॉन्स कहा जाता है। तो ये जेनेटिक कोड और कोडॉन मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज mRNA लैंग्वेज। मतलब इससे तो हमें यह समझ में आ गया कि ये जो कोडॉन्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं mRNA पे, या फिर इसी कोडॉन्स को अल्टरनेटली कहा जाता है क्रिप्टोग्राम भी। देखो ये क्वेश्चन जब इस पे पूछा जाता है तो मोस्टली कंफ्यूज्ड होता है। ये कंफ्यूजन क्यों होता है? जेनेटिक कोड इज आल्सो कॉल्ड एज, तो मैंने क्या बताया क्रिप्टोग्राम, लेकिन ऑप्शन में क्रिप्टोग्राम से पहले ऑप्शन होगा क्रिप्टोग्राम। तो बायोलॉजी में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। क्रिप्टोग्राम मतलब ये जो होते हैं ये प्लांट्स की कंसेप्ट है। क्रिप्टोग्राम, फेनोग्राम, जो प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट मतलब क्रिप्टोग्राम, और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो फेनोग्राम, वो क्रिप्टोग्राम अलग। यहाँ पे जेनेटिक कोड के कंसर्न में कंसेप्ट हमें यहाँ पे दी है वो है क्रिप्टोग्राम। अब यहाँ पे हमें दो एस्पेक्ट स्टडी करने हैं। एक तो ये जो जेनेटिक कोड है इससे रिलेटेड कुछ अलग अलग साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का पहले तो हम उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जेनेटिक कोड ये जो कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जेनेटिक कोड वाज सजेस्टेड बाय अ बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज गैमन। इन्होंने सबसे पहली बार ये सजेस्ट किया कि ये जो कोडॉन्स होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, सजेशन उन्होंने दिया जॉर्ज गैमन ने। देयर आफ्टर डायरेक्ट एविडेंस मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसका, दैट एविडेंस वाज गिवन बाय अ बायोलॉजिस्ट कॉल्ड फ्रिक। देन इसमें और एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है, अ बायोलॉजिस्ट कॉल्ड हरगोबिंद खुराना। ये जो हरगोबिंद खुराना है इन्होंने जेनेटिक कोड मतलब क्रिप्टोग्राम जब स्टडी किए तो उन्होंने वहां पे सिंथेसाइज किया था एक आर्टिफिशियल आरएनए। तो ये कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखना है। फर्स्ट आर्टिफिशियल आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आरएनए मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वाज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय हरगोबिंद खुराना। और उसके बाद अभी जो जेनेटिक कोड डिक्शनरी है वो डिक्शनरी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दी है, प्लस अगर आपके पास स्टेट बोर्ड के न्यू सिलेबस का बुक हो तो उसमें पेज नंबर 80 पे भी वो जेनेटिक कोड की पूरी डिक्शनरी दी है कि टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। तो वो कोडॉन्स तो ये उन्होंने सजेस्ट किए थे। अब यहाँ पे हमें जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड? तो ये जो प्रॉपर्टीज है थ्योरेटिकली भी बोर्ड एग्जाम में भी इस पे 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, या फिर नीट में भी ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखें जेनेटिक कोड की तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट के साथ हम उसी जेनेटिक कोड को कह सकते हैं कि वो कॉमालेस भी है। तो ये ट्रिपलेट और कॉमालेस का मीनिंग क्या है वो बताओ। सबसे पहले क्या बताया मैंने, ये कोडॉन्स मतलब ये जेनेटिक कोड। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताई थी। देखो एक है
कोडोजन, दूसरा होता है कोडॉन, और तीसरा जो फेनोमेनॉन है वो है एंटीकोडॉन्स। ठीक है, कोडोजन, कोडॉन और एंटीकोडॉन। कोडोजन मतलब अगर कोई नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए पे प्रेजेंट है, वो कोई भी हो, ATGC, अगर वो डीएनए पे है तो उन्हें कहा जाता है कोडोजन। तो सपोज मैंने एक सीक्वेंस यहां पे लिख लिया ATGC। सेकेंडरली कोडॉन मतलब क्या है, अगर यही नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंसेस ये अगर प्रेजेंट है mRNA पे तो उसे कहा जाता है कोडॉन। अब बेस पेयरिंग तो आपको पता है, डीएनए अगर है तो डीएनए में A के साथ T पेयर होगा, G के साथ C पेयर होगा। लेकिन डीएनए से जब आरएनए पेयर होता है तो पेयरिंग थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि जो बेसेस है डीएनए और आरएनए में एक बेस का डिफरेंस है। डीएनए में जहां पे थाइमिन है तो उसकी जगह पे आरएनए में यूरासिल होता है, बराबर है। अब देखो ये कोडोजन का सीक्वेंस है तो कोडॉन mRNA में उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, तो ए के साथ कौन पेयर होता है, डीएनए में टी, लेकिन यहाँ पे आरएनए है तो यहाँ पे आएगा यू, टी ए जी सी, सी जी, ये हो गए सीक्वेंसेस कोडॉन जब वो mRNA पे है तो। और इस mRNA का जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, क्योंकि mRNA का कोडॉन और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसे कहा जाता है एंटीकोडॉन। और ये जो एंटीकोडॉन्स है, ये एंटीकोडॉन्स कहां पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होते हैं टीआरएनए पे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें एंटीकोडॉन लूप था, मतलब उस लूप में ये एंटीकोडॉन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताओ बच्चों क्या होगा, यू ए यू सी जी जी सी, लाइक दैट। तो ये कोडोजन, कोडॉन, एंटीकोडॉन। आज हमें यहाँ पे जो प्रोसेस और जो प्रॉपर्टी जो स्टडी करनी है वो किसकी, कोडॉन की। और कोडॉन मतलब ये प्रेजेंट है mRNA पे, तो उसका स्ट्रक्चर देखो। तो mRNA में हमने कल देखा कि mRNA जो है वो लीनियर होता है। अब सपोज ये mRNA जो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, mRNA की ये डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और mRNA में प्रेजेंट होंगे ये डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस। तो देखो बच्चों, कोई भी सेल हो, वो प्लांट की सेल हो, वो एनिमल की सेल हो, बैक्टीरिया की सेल हो, इन एनी काइंड ऑफ लिविंग सेल द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA रिमेन्स सेम। हाँ, सेम कहां तक का क्राइटेरिया, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। किसी भी आरएनए के 5 प्राइम एंड में यहां पे ये जो सीक्वेंस है पहला वाला कोडॉन, ये हमेशा फिक्स होता है। तो देखो जेनेटिक कोड की पहली प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब एक जो कोडॉन है वो एक कोडॉन 3 बेस मिल के फॉर्म होगा। तो देखो यहां पे ये 3 बेसेस 1 2 3, ये एक कोडॉन हो गया, ये दूसरा कोडॉन, यहां से ये तीसरा कोडॉन होगा, और ये लास्ट वाला कोडॉन। ठीक है, अब मान लीजिए जो mRNA का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, उस mRNA में टोटल 4 कोडॉन्स हैं। अब आरएनए में सबसे पहला जो कोडॉन है वो कांस्टेंट यही होता है, और 5 प्राइम एंड आरएनए के केस में या फिर डीएनए के केस में भी जो 5 प्राइम एंड होता है उस 5 प्राइम एंड को कहा जाता है अपस्ट्रीम एंड, और उसका अपोजिट जो है 3 प्राइम एंड, इसे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम एंड। तो ये जो अपस्ट्रीम एंड है AUG, यहां पे जो कोडॉन है पहला कोडॉन, इसी कोडॉन को जनरली कहा जाता है इनिशिएशन कोडॉन, क्योंकि यही जो कोडॉन है ये आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो स्टार्ट करता है। वो कैसे स्टार्ट करेगा वो फेनोमेनॉन हम ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो जस्ट यहां तक इतना ध्यान में रखो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने वाला है, इसीलिए AUG को स्टार्ट कोडॉन या फिर इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है। उसके बाद ये बीच के जो बेसिस है ये सब हर एक स्पेसिस टू स्पेसिस ये चेंज होंगे। अब और एक क्राइटेरिया जो इसमें कॉमन होगा, किसी भी आरएनए का जो डाउनस्ट्रीम एंड होगा, डाउनस्ट्रीम एंड मतलब उसका 3 प्राइम एंड, उसके 3 प्राइम एंड में देखो यहां पे मैंने 3 कोडॉन्स दिखाए,
इन तीनों कोडॉन्स में से कोई भी एक ही कोडॉन वहां पे प्रेजेंट होगा, वो UAA, UAG या फिर UGA, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। और ये जो तीन कोडॉन्स है, इन तीन कोडॉन्स को जनरली कहा जाता है टर्मिनेशन कोडॉन। देखो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसे हमने इनिशिएशन क्यों कहा? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ये टर्मिनेशन क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करता है। और इसी वजह से ये जो तीनों जो कोडॉन्स है, इनको टर्मिनेशन कोडॉन या फिर अल्टरनेटली उसे हम कह सकते हैं वो स्टॉप कोडॉन है, या अल्टरनेट और एक मतलब उसे जो नाम दिया जाता है वो है नॉनसेंस कोडॉन, बिकॉज दे डू नॉट कोड्स फॉर एनी अमीनो एसिड। क्योंकि ये जो कोडॉन्स है ये जनरली अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। अब मान लीजिए ये पहला कोडॉन है AUG। इस AUG का मीनिंग क्या होता है? AUG कोड्स फॉर वन ऑफ द अमीनो एसिड कॉल्ड एज मिथाइनिन, U फिनिलएलानाइन, लाइक दैट। मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करेगा, लेकिन ये तीन ही ऐसे कोडॉन्स है उस डिक्शनरी में जो अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते, इसलिए वो स्टॉप कोडॉन। अब इसके बाद तो देखो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, तो उसे हमने क्या कहा? ट्रिपलेट। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों है? क्योंकि कोड मतलब कोडॉन तीन बेस मिलके एक कोडॉन फॉर्म होगा। और दूसरा क्राइटेरिया उसमें हमने देखा कि वो कॉमालेस भी है। कॉमालेस मतलब जब ये जेनेटिक कोड mRNA पे जब वो प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट विदाउट एनी पंक्चुएशन, मतलब फुल स्टॉप कॉमा ऐसे कोई पंक्चुएशन उसमें नहीं है, वो कंटिन्यूअसली वहां पे प्रेजेंट है। These bases are present without any punctuation in a continuous manner on that mRNA. That's why it is called as commonness. तो ये होगी सबसे पहली प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की। दूसरी प्रॉपर्टी that this genetic code is यूनिवर्सल। एक और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की कि जितने भी जेनेटिक कोड्स है ये यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल मतलब क्या? अब देखो जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, इनिशिएशन कोडॉन हर बार AUG होगा, तो AUG कोडॉन का मीनिंग क्या होगा? मिथायोनिन, ये एक अमीनो एसिड है। तो अगर AUG का मीनिंग प्लांट सेल में मिथायोनिन है, तो AUG का मीनिंग एनिमल सेल में भी मिथायोनिन होगा, AUG का मीनिंग बैक्टीरियल सेल में भी मिथायोनिन ही होगा। सो यूनिवर्सल इट मीन्स that codon codes for same amino acid in case of all the living cells। सेल कोई भी हो उसमें उस कोडॉन का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सभी लिविंग सेल्स में उसका मीनिंग कांस्टेंट है, इसीलिए अगली प्रॉपर्टी उसकी होगी यूनिवर्सल नेचर। उसके बाद जेनेटिक कोड हैज व्हाट? पोलैरिटी। अब ये जो वर्ड है पोलैरिटी, पोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन। मतलब ये जो जेनेटिक कोड है, इस जेनेटिक कोड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही रीड किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो डायरेक्टली कोडॉन चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो यहां पे ये आ रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक कोड को ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसी डायरेक्शन में रीड किया जाता है। अगर उसे रीड नहीं किया तो क्या होगा? देखो ये आ रहे हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में इस डायरेक्शन से अगर हम इस रीड करते हैं तो यहां पे पहला कोडॉन क्या होगा? AUG, मतलब मिथाइल। लेकिन इसे अगर हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर रीड करते हैं तो GUA हो जाएगा वो, और वो GUA हो गया, कोडॉन चेंज हो गया। कोडॉन चेंज हो गया मतलब क्या चेंज होगा? अमीनो एसिड चेंज होगा। और हमें पता है अगर अमीनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन चेंज हुआ तो एंजाइम चेंज होगा, एंजाइम चेंज हुआ तो एंजाइम तो कैटलिस्ट है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि किसी भी कोडॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रीड किया जाता है, और कौन सी डायरेक्शन से? जिस डायरेक्शन में उसका सिंथेसिस होता है, और वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये जो जेनेटिक कोड है इट इज अनएम्बिग्यूअस, या फिर आप उसे कह सकते हो कि ये नॉन एम्बिग्यूअस है।
अब इसका मीनिंग क्या है? जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है, इसका मतलब ये जो जेनेटिक कोड है ये हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब AUG अगर मिथाइलिन है तो AUG का मीनिंग बाद में कभी चेंज नहीं होगा, AUG लास्ट तक मिथाइलिन ही कोड करेगा। इसका मतलब ये हर एक कोडॉन जो है और उसका अमीनो एसिड जो है वो सेम होगा। ओके, तो जो अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें अनएम्बिगुअस। तो अनएम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? मैंने स्पेसिफिक, हर एक कोडॉन एक्स अमीनो एसिड के लिए फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। ये अगली लास्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की, कि जो जेनेटिक कोड है दैट जेनेटिक कोड इज अ डीजेनरेट वन। जेनेटिक कोड को डीजेनरेट कहा जाता है। अब ये डीजेनरेट का मीनिंग क्या है, उसके लिए पहले तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। पहले तो मैंने अभी बेसिक का मीनिंग आपको बता दिया कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है, मतलब 3 बेस मिला के जेनेटिक कोड फॉर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट ही क्यों है, वो सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं है? तो वो जो कोडॉन्स है ये कोडॉन्स जनरली फॉर्म होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से। आरएनए में टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4 बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन, ये हो गए 4 बेसिस। अब मान लीजिए ये जो बेसिस है, बेसिस से क्या फॉर्म होने वाला है? कोडॉन। और ये जो कोडॉन्स है ये कोडॉन्स कोड करते हैं किसको? अमाइनो एसिड्स को। सेल में अगर हम देखें तो कितने अमाइनो एसिड्स है? 20। यहां पे कोडॉन, हाँ तो देखो ये जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, लेकिन अगर सपोज जेनेटिक कोड सिंगलेट होता तो क्या होता? सिंगलेट मतलब एक बेस से अगर एक कोडॉन बनता तो बेसेस कितने हैं? 4। तो कितने कोडॉन बनते? सिर्फ 4 ही कोडॉन बनते, लेकिन अमीनो एसिड तो कितने हैं? 20। तो सभी अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन फॉर्म नहीं होते अगर कोडॉन सिंगलेट होता तो। अब सपोज जेनेटिक कोड अगर डबलेट है तो बेसेस 4, उनके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने फॉर्म होंगे? 16। अगर जेनेटिक कोड डबलेट होता तो कोडॉन्स फॉर्म होते 16, लेकिन फिर भी अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। फिर भी सफिशिएंट अमीनो एसिड्स वो कोड नहीं करते, इसीलिए जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है। 4 बेसेस जो है उनके कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें तो टोटल 64 कोडॉन्स वहां पे फॉर्म होते हैं, और ये 64 कोडॉन्स कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को। अब फिर से यहां पे आता हूं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट नेचर होने की वजह से कितने कोडॉन फॉर्म होते हैं? 64। अब ये जो 64 कोडॉन्स है इससे रिलेटेड ये फिनोमेनन है डीजेनरेसी। मतलब अब जेनेटिक कोड डिक्शनरी में टोटल कोडॉन्स है 64, उसमें से 3 कोडॉन मैंने माइनस कर दिए। 3 कोडॉन कौन से माइनस किया मैंने? जिनको अभी हमने कहा था कि वो नॉनसेंस कोडॉन है, वो स्टॉप कोडॉन है। अब मान लीजिए 64 में से 3 कोडॉन अगर माइनस हो गए तो बचे 61, क्योंकि ये तो अमीनो एसिड कोड नहीं करते, तो बचे 61। तो ये 61 जो कोडॉन हो गए ये हो गए सेंस कोडॉन, मतलब जो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। अब जेनेटिक कोड में लास्ट की प्रॉपर्टी है कि जेनेटिक कोड डीजेनरेट है। पहले मैं उसका मीनिंग बताता हूं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। तो डीजेनरेट का मीनिंग है दैट one amino acid has more than one codon, मतलब एक अमीनो एसिड्स को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। अब जैसे कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो पहला कोडॉन है UUU, दूसरा कोडॉन है UUC, तो 2 कोडॉन हो गए, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। उनके सामने आपको दिया होगा PHE, तो उसका मीनिंग है फिनिल एलेनाइन, ये अमीनो एसिड।
तो देखो अमीनो एसिड तो एक ही है, लेकिन कोडॉन कितने हो गए? दो। तो एक ही अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डीजेनरेट। तो वो क्यों? देखो कोडॉन, सेंस कोडॉन कितने हैं? 61, और ये 61 सेंस कोडॉन जनरली कितने अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं? तो 20। तो इससे तो साफ है कि अमीनो एसिड से कोडॉन्स का नंबर ज्यादा है, तो इसलिए एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकता है। ये होगी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। अब इसमें ये जो डीजेनरेट मीनिंग अभी मैंने बताया, इससे रिलेटेड नीट में एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनॉन है, और उस फेनोमेनॉन को कहा जाता है वुबल हाइपोथेसिस। जस्ट नीट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वुबल हाइपोथेसिस। तो ये वुबल हाइपोथेसिस क्या है? अब ये जो वुबल हाइपोथेसिस है, that Wobble hypothesis was first of all studied by Crick. अब ये हाइपोथेसिस क्या है? This hypothesis gives the explanation of the degeneracy of genetic code. ये इसका एक्सप्लेनेशन ये देता है, क्योंकि डीजेनरेसी में हमने क्या देखा कि एक अमीनो एसिड है लेकिन उसके कोडॉन एक से ज्यादा है, मल्टीपल कोडॉन है, तो वो क्यों हो सकते हैं? तो क्रिक ने एक प्रोसेस स्टडी की। सपोज यहां पे एक टीआरएनए है, और उस टीआरएनए का सीक्वेंस मान लीजिए वो है यूसीसी, ठीक है। टीआरएनए पे अगर वो सीक्वेंस है तो इसका मतलब उसी सीक्वेंस को हम कहने वाले कि वो क्या है? एंटीकोडॉन। और ये टीआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा कहां पे? एमआरएनए पे, और एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है वो क्या है? कोडॉन। अब सपोज ये यूसीसी ये है टीआरएनए का सीक्वेंस, मतलब एंटीकोडॉन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप भी इजीली बता सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग आरएनए में कैसे होती है? यू ए सी जी सी जी, ये हो गया कोडॉन। कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, उसका एक एंटीकोडॉन। लेकिन देखो यहां पे यूसीसी यूसीसी, देखो यहां पे क्या दिखा है आपको? पहली जो पेयरिंग मैंने की वहां पे तीनों बेसिस की पेयरिंग नॉर्मल हुई। ए यू के साथ पेयर हो गया, जी सी के साथ पेयर हो गया, ये जी सी के साथ पेयर हो गया। ये तो पेयरिंग सब नॉर्मल है। जब नॉर्मल पेयरिंग होती है तो उस पेयरिंग को कहा जाता है वैटसन और क्रिक पेयरिंग, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है, ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड जो नेचर स्ट्रक्चर हमने देखा था वैटसन क्रिक मॉडल में, वैटसन क्रिक में। लेकिन एक सेकंड केस में देखो, यहां पे यू ए के साथ पेयर होगा, ये भी तो पेयर नॉर्मल है। सी जी के साथ पेयर हुआ, ये भी पेयर नॉर्मल है, लेकिन सी जी के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सपोज सी जो है वो सी के साथ ही पेयर हो गया। तो जब कोई भी बेस उसके अनयूजुअल बेस के साथ पेयर होगा, उसका यूजुअल बेस कौन है? जी सी का, लेकिन वो पेयर हो गया सी के साथ जो कि उसका अनयूजुअल बेस है। जब ये अनयूजुअल बेसेस में पेयरिंग होती है तो उस पेयरिंग को उन्होंने नाम दिया, दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज अ वुबल पेयरिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा बताऊंगा मैं। अब और एक केस देखो, यहां पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड बेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस। फर्स्ट बेस में यू ए के साथ पेयर होगा, पेयरिंग नॉर्मल। सी जी के साथ पेयर हुआ, ये भी पेयरिंग नॉर्मल है। लेकिन थर्ड केस में यहां पे भी देखो, जो थर्ड बेस है सी, ये तो जी के साथ पेयर होना चाहिए था, लेकिन ये पेयर हुआ ए के साथ, तो ये भी हो गई एक अनयूजुअल बेस पेयरिंग। तो ये भी अगर अनयूजुअल बेस पेयरिंग है, मतलब ये वुबल पेयरिंग। अब इस वुबल पेयरिंग की वजह से क्या हुआ बच्चों? देखो ये एमआरएनए के कोडॉन्स है, एजीजी, एजीसी, एजीए, कोडॉन चेंज हो गए, लेकिन इन तीनों कोडॉन्स का एंटीकोडॉन एक ही है। देखो यूसीसी यूसीसी यूसीसी, एंटीकोडॉन अगर एक है, इसका मतलब वहां पे जो उनका रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड होगा वो अमीनो एसिड भी सेम होगा। अमीनो एसिड एक ही होगा, अमीनो एसिड एक है, लेकिन कोडॉन कितने हो गए? 3।
समझ में आ गया? एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन क्यों होते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए ये वूबल हाइपोथेसिस यहां पे एक्सप्लेन की थी क्रिक ने। तो इसमें अभी तक जो नीट में जो क्वेश्चन किया गया है कि degeneracy of genetic code is related to first pairing, first base pairing, second position base pairing, third position base pairing और any position base pairing। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ, थर्ड पोजीशंस की जो बेसिस है उनकी पेयरिंग के। क्योंकि देखो यहाँ पे तो तीनों में तो नॉर्मल पेयरिंग है, इन दोनों केसेस में पहले दोनों बेसिस में भी पेयरिंग नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल पेयरिंग कहां पे है, थर्ड बेसिस पे। तो जब वूबल पेयरिंग होती है तो वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही होती है, जिसकी वजह से वो इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मॉलिक्यूलर बेसिस में फिर से एक बार एक कंसेप्ट यहां पे दी है, म्यूटेशन। वैसे तो ये कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने इन डिटेल पढ़ी है, म्यूटेशन, उसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, लेकिन फिर भी इस मॉलिक्यूलर बेसिस में आगे जाके सेंट्रल डोग्मा के जो अलग अलग इवेंट हमें स्टडी करने हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसे, उनमें फिर से म्यूटेशन का रेफरेंस आने वाला है। इसलिए मैं फिर से एक बार म्यूटेशन के जो टाइप्स है वो आपको रिवाइज करके बताता हूं। तो म्यूटेशन का बेसिक मीनिंग आपको पता है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस है वो अगर चेंज हो गए तो वो म्यूटेशन। अब बेसिकली अगर हम देखें, जिसमें म्यूटेशन होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेंट, और जिस किसी एजेंट की वजह से म्यूटेशन होगा उस एजेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूटेजन। तो म्यूटेजन में भी केमिकल एजेंट, म्यूटेजन में भी फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट अगर हम देखें, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये फिजिकल एजेंट है। तो ये सब हो गए म्यूटेजेंस। तो इन म्यूटेजेंस की वजह से म्यूटेशन के दो बेसिक टाइप्स, एक जो टाइप है वो है तो देखो ये दो टाइप्स, एक टाइप है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और दूसरा टाइप है फ्रेमशिप म्यूटेशन। रेफरेंस के लिए आप आपकी नोटबुक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की यूज कर सकते हो। बेस देखो सब्स्टिट्यूशन, इसके नाम से हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पे जब म्यूटेशन होता है तो एक बेस दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है। तो कौन सा बेस किसे सब्स्टिट्यूट करता है, डीएनए में 4 बेसिस है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो उसके बेसिस पे ये जो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है, इस बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन के फर्दर दो टाइप्स है, एक है ट्रांजिशन और दूसरा जो टाइप है उसका वो है ट्रांसवर्जन। अब ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में डिफरेंस क्या है? सपोज डीएनए में पहले अगर बेस प्यूरिन था और उसी प्यूरिन को अगर रिप्लेस करता है दूसरा प्यूरिन, इफ प्यूरिन बेस इज रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन, या फिर अगर नॉर्मल डीएनए में पहले पायरिमिडिन बेस था और म्यूटेशन के बाद वहां पे दूसरा पायरिमिडिन आ गया। बेसिस तो पता है ना आपको, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों कौन से बेसिस है, प्यूरिन बेसिस। थाइमिन और साइटोसिन ये किस टाइप के बेसिस है, ये है पायरिमिडिन टाइप के बेसिस। तो देखो ट्रांजिशन का मीनिंग क्या बताया मैंने, प्यूरिन रिप्लेसेस अनदर प्यूरिन या फिर पायरिमिडिन रिप्लेसेस अनदर पायरिमिडिन। एक एग्जांपल बताता हूं। अब सपोज यहां पे एक नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस हमें दिया है ATGCT और उसी के नीचे एक म्यूटेंट डीएनए का सीक्वेंस दिया है। तो म्यूटेंट डीएनए और नॉर्मल डीएनए में सबसे पहले चेंज क्या है वो देखो। तो देखो सबसे पहले तो कहां पे एक्चुअल चेंज हुआ है, बाकी जो बेसिस है वो तो सेम है। देखो चेंज तो यहां पे हुआ, बराबर है, एक ही बेस पे चेंज हुआ है। पहले नॉर्मल डीएनए में जहां पे थाइमिन था उसकी जगह पे साइटोसिन आ गया। थाइमिन पायरिमिडिन है, उसकी जगह पे कौन आ गया, साइटोसिन, लेकिन वो भी क्या है, पायरिमिडिन है। तो एक पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन है या फिर प्यूरिन की जगह प्यूरिन आएगा, तो वो ट्रांजिशन।
और ये जो ट्रांसवर्जन है, ट्रांसवर्जन का मीनिंग क्या है? प्यूरिन की जगह वहां पे उसे रिप्लेस कौन करेगा? पायरिमिडिन, या फिर पायरिमिडिन को रिप्लेस करेगा प्यूरिन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्यूरिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा या पायरिमिडिन को प्यूरिन। अगर सपोज यही डीएनए देख लो, सपोज मैंने ये करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये नॉर्मल डीएनए जो था उसमें थाइमिन था, लेकिन इसी थाइमिन में मैंने पेयर कर दिया ए। तो देखो टी किस टाइप का बेस है? पायरिमिडिन। उसकी जगह पे कौन ऐड हो गया? ए। और ए क्या है? प्यूरिन। पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन, या फिर प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन अगर आता है तो वो है ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये हुआ म्यूटेशन का फर्स्ट टाइप। दूसरा जो टाइप है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में उसके दो एग्जांपल्स अगर हम देखें, एक जो है वो है एडिशन या फिर डिलीशन। मतलब ये ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस है सपोज, और उसी डीएनए सीक्वेंस में देखो ये नॉर्मल डीएनए था सपोज एटीजीसी, और एक उसके नीचे म्यूटेंट डीएनए एजीसी। तो नॉर्मल डीएनए के कंपैरेटिवली अगर उसमें देखे तो एक बेस कम है, एक बेस कम हो गया, मतलब उसका क्या हो गया? डिलीशन। और अगर कोई बेस वहां पे ऐड होता है तो वो है एडिशन। और इसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस जो है वो चेंज होगा। एक बेस चेंज होने की वजह से वो जो म्यूटेशन है उस म्यूटेशन को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। और इसी पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा था, वन ऑफ द डिसीज दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। पढ़ा था कि नहीं? सिकल सेल एनीमिया, जहां पे आरबीसी जो है वो हाफ मून शेप हो जाती है। और वो किसकी वजह से? अगर ह्यूमन बीइंग नॉर्मल है तो उसके हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में कोडॉन होता है जीएजी, और उसी जीएजी की जगह पे वहां पे होता है जीयूजी। एक ही बेस चेंज हुआ, देखो एक ही जगह यू आ गया, बस बाकी कुछ नहीं। अगर एक बेस चेंज होता है किसी म्यूटेशन में तो उस म्यूटेशन को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो ये हो गए म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स। अब अगले लेक्चर में हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टडी करनी है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है वो डीएनए से एमआरएनए के पास कॉपी होगी, और वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में नियर अबाउट सेम है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस है। पहले तो हम जनरल प्रोसेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। थैंक यू।